सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम कृतिका भाग 1 में से मेरे संग की औरतें पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की लेखिका हैं श्रीमती मृदुला गर्ग जी। श्रीमती मृदुला गर्ग हिंदी की एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं और इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। बच्चों, शीर्षक से ही स्पष्ट है कि लेखिका ने इस पाठ में अपने साथ की उन महिलाओं का वर्णन किया है जिनसे वे प्रभावित रही। यह पाठ लेखिका ने संस्मरण शैली में लिखा है। संस्मरण कहते हैं स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का वर्णन करना। अर्थात जब कोई लेखक या लेखिका अपनी यादों के आधार पर किसी का वर्णन करते हैं तो उसे संस्मरण कहा जाता है। इस पाठ में 40 के दशक की परिस्थितियों का वर्णन है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लेखिका ने इस पाठ में किन किन महिलाओं का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखिका ने अपनी नानी, माँ, दादी, परदादी और उसके साथ साथ स्वयं के साथ अपनी 4 बहनें अर्थात इनके सहित 5 बहनें और इनका एक भाई, इस प्रकार ये 6 भाई बहन थे। तो सबसे बड़ी इनकी बहन मंजुल भगत, उसके बाद ये स्वयं मृदुला गर्ग, फिर गौरी, रेणु और अचला। तो 5 बहनों का वर्णन है इसमें और एक इनका भाई राजीव। उसके विषय में इन्होंने केवल एक ही पंक्ति में लिखा है कि राजीव हिंदी के लेखक हैं। इसके साथ साथ ही पाठ में कुछ पुरुषों के बारे में भी हमें पता चलता है। हालांकि लेखिका ने उनका कोई वर्णन अलग से नहीं किया है, लेकिन महिलाओं के वर्णन के साथ ही इनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। ये हैं लेखिका के नाना प्यारेलाल शर्मा, जो नाना के मित्र थे, पिताजी, लेखिका के पिताजी, और लेखिका के भाई राजीव। और इसमें एक प्रसंग आता है परदादी और चोर का, तो इसके आधार पर हमें उस चोर के विषय में भी पता चलता है। इस पाठ में लेखिका ने अपने संग की, अपने साथ की जिन जिन औरतों का वर्णन किया है उनके विषय में हम इस वीडियो में क्रमशः पढ़ेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखिका ने अपनी नानी के विषय में बताया है। लेखिका लिखती है कि मैंने कभी अपनी नानी को नहीं देखा क्योंकि उनकी मृत्यु लेखिका की माँ की शादी से पहले ही हो गई थी। लेखिका कहती है कि हमने नानी की कहानी नहीं सुनी, इसलिए बड़े होकर हम 3 बहनों को कहानी कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी। अर्थात माँ से नानी के बारे में इन्हें जितना पता चला उसके आधार पर लेखिका कहती हैं कि उनकी नानी एक पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दा करने वाली महिला थी। वो भारतीय परंपरा से अपना जीवन व्यतीत करती थी और पुरुषों से पर्दा करती थी, अर्थात घूंघट करती थी। लेखिका लिखती हैं कि नानी की शादी के बाद उनके नाना उन्हें छोड़कर विलायत यानी कि विदेश में बैरिस्ट्री करने चले गए थे। वहाँ से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब वे डिग्री लेकर लौटे तो विलायती रीति रिवाज से ही अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन नानी ने अपने जीवन पर उनके रहन सहन का कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया और ना ही उन्होंने उनके जीवन में कोई हस्तक्षेप किया, अर्थात अपने पति के जीवन में भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया और अपने जीवन पर भी उनके रहन सहन का कोई असर नहीं पड़ने दिया। ना ही नानी ने कभी अपनी इच्छा और आकांक्षा अपने पति के सामने रखी, ना ही कभी उन्होंने उनसे कोई शिकायत की। लेकिन क्योंकि नानी की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी और उन्हें अपनी 15 वर्षीय बेटी की चिंता थी, इसलिए जब उन्होंने मृत्यु को अपने निकट पाया तो वे अपने पति से बोली कि मुझे आपके मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलना है। ये बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए कि जो महिला पर्दा करती है, किसी पराये मर्द से बात ही नहीं करती, वह आज अचानक से मेरे मित्र से क्यों मिलना चाहती है। लेकिन और हाँ बच्चों, एक बात और कि नानी
प्यारेलाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती थी? क्योंकि प्यारेलाल शर्मा उस समय के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे और जो आज़ादी के जितने आंदोलन हो रहे थे उनमें सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। और नानी चाहती थी क्या कि उनकी पुत्री का विवाह किसी क्रांतिकारी से हो। तो इनके नाना ने समझदारी दिखाते हुए कि अब नानी के पास ज़्यादा समय नहीं है, तो ये गए और अपने मित्र प्यारेलाल शर्मा को लिवा लाए। प्यारेलाल शर्मा के आने पर नानी ने उनसे कहा कि मैं आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ कि मेरी पुत्री के लिए वर आप ही ढूंढेंगे, क्योंकि मेरे पति तो विलायत से आए हुए हैं, विलायती रंग ढंग में रंगे हुए हैं और जो अंग्रेज हैं उन्हीं के जी हजूरी करते रहते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का विवाह किसी अंग्रेज के गुलाम युवक से हो। तो आप कोई क्रांतिकारी अथवा आजादी का सिपाही ढूंढ करके मेरी पुत्री का विवाह करवा देना। इस प्रकार से कुछ समय के बाद लेखिका की माँ की शादी उनके पिता से हो गई और उनके पिता एक ऐसे युवक थे जो पढ़े लिखे होनहार लड़के थे और आज़ादी में के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस की परीक्षा में उन्हें बैठने से रोक दिया गया था, अर्थात उन्हें आईसीएस की परीक्षा नहीं देने दी गई थी। तो माँ की शादी इनके पिताजी से हो गई और ये अपनी ससुराल में आ गई। वहाँ पर गांधीवादी सिद्धांतों का प्रचलन था। माताजी भी गांधीवादी सिद्धांतों से प्रभावित थी और खादी की साड़ी पहनती थी। खादी की साड़ी इतनी भारी लगती थी इन्हें, क्योंकि ये शरीर से बहुत कमजोर और दुबली पतली थी, कि उसे संभालना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता था और उसे पहनने का अभ्यास भी ये रात भर जाग जाग कर करती थी। लेखिका लिखती हैं कि उनकी माताजी बहुत खूबसूरत, ईमानदार और निष्पक्ष महिला थी। ये इतनी नाजुक थी कि इनकी दादी कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। अर्थात जिस प्रकार से किसी नाजुक वस्तु को बड़ी सावधानी के साथ साफ सुथरा करके शोकेस में सजा देते हैं, उसी प्रकार से इनकी माताजी बहुत ही नाजुक थी। लेखिका लिखती हैं कि इनकी माताजी को पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने का बहुत शौक था। लेखिका ने यह भी लिखा है कि हमने अपनी माताजी को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। जैसे भारतीय माएँ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए बहुत कुछ करती हैं, बहुत सारे काम करती हैं, तो इनकी माँ ने कभी अपने बच्चों के पालन पोषण में अधिक योगदान नहीं दिया। उनके पालन पोषण में जो योगदान रहा वो इनकी दादी की जो जेठानियाँ थी और इनके पिताजी का अधिक योगदान रहा इनके पालन पोषण में। लेकिन माताजी घर में कोई काम नहीं करती थी, अपनी ही मर्जी से जीवन व्यतीत करती थी। इतना सब होने के बाद भी वे सबकी श्रद्धा की पात्र थी। लेखिका कहती हैं कि उनके सबके श्रद्धा पात्र होने के मुझे दो महत्वपूर्ण कारण समझ आते हैं। एक तो ये कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है उसका हर जगह सम्मान किया जाता है। और दूसरा ये कि वे किसी की गोपनीय बात दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी, तो ना वे चुगली करती थी न निंदा करती थी, इसलिए उनका सभी सम्मान करते थे। उनसे प्रत्येक कार्य में राय ली जाती थी और उनकी दी हुई राय को माना भी जाता था। इसके बाद दादी के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। दादी के विषय में लेखिका ने अलग से कुछ नहीं लिखा, लेकिन इनकी माँ के साथ जो संवाद हुए हैं उसी से हमें पता चलती हैं उनकी कुछ विशेषताएं। कि दादी अपने काम से काम रखने वाली महिला थी, वो किसी से ज्यादा कुछ कहती नहीं थी, घर गृहस्थी के कामों में निपुण थी, तभी उन्होंने बच्चों की परवरिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मितभाषिणी थी, कम बोलती थी। यदि कम नहीं बोलेंगी तो हर समय घर में एक झगड़े का माहौल बना रहता, तो इसलिए वो बहुत कम बोलती थी और व्यवहार कुशल थी। अपनी व्यवहार कुशलता से ही उन्होंने अपनी घर गृहस्थी को चलाया। लेखिका कहती है कि अपनी एक परदादी भी थी और परदादी ऐसी कि लीक से यानी कि परंपरा से हटकर चलने वाली थी। उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि उनके पास 2 से अधिक धोतियां हो जाएंगी तो वे दान कर देंगी, अर्थात 2 से ज्यादा धोतियों का संग्रह ही नहीं करेंगी। और वे लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करती थी।
इस बात का पता चलता है हमें एक घटना से, जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई तो परदादी मंदिर में जाकर मन्नत मांगाई कि मेरी पतोहू का पहला बच्चा लड़की ही होना चाहिए। और ये मन्नत यदि अपने तक और भगवान तक ही सीमित रहती तब भी खैरियत थी, लेकिन उन्होंने तो सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैंने तो भगवान से मन्नत मांगी है कि मेरी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। और सब जानते थे कि परदादी की ईश्वर में इतनी आस्था है कि यदि परदादी ईश्वर से कुछ मांगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि ईश्वर उसकी मन्नत को पूरी ना करें, उसकी इच्छा को पूरा ना करें। तो सबने मान लिया था कि हाँ, जो लेखिका की माँ हैं उनका पहला बच्चा लड़की ही होगा। परदादी रोज मंदिर जाती और रोज अपनी मन्नत दोहरा आती। भगवान भी परदादी की मन्नत से कुछ ऐसी अफरा तफरी में आए कि एक नहीं दो नहीं बल्कि एक के बाद एक 5 कन्याएं धरती पर भेज दी। इस प्रकार लेखिका सहित ये 5 बहनों का जन्म हुआ और छठे नंबर पर इनके भाई का जन्म हुआ जिसका नाम था राजीव। लेखिका ने अपनी परदादी के विषय में एक प्रसंग और बताया है कि परदादी किस प्रकार से निडर थी, विवेकशील थी, दयालु थी और व्यवहार कुशल थी। एक बार की बात है कि गांव के सभी लोग, इनकी जो हवेली थी नकुड़ गांव में, उसके सभी लोग किसी दूसरे गांव में बारात में गए हुए थे और औरतें, हवेली की जितनी भी औरतें थी वो सब रत जगह मना रही थी। रत जगह कहते हैं रात में जागरण करना, नाच गाना करना। तो उस नाच गाने की थकान से और पूरे दिन की भागदौड़ से लेखिका की परदादी बुजुर्ग तो थी ही, वो थक गई और एक कमरे में जाकर के सो गई। एक चोर था, उसने सोचा कि हवेली के सारे पुरुष तो बारात में गए हुए हैं तो मैं सेंध लगा करके घुस जाता हूँ और चोरी करके आराम से वापस आ जाऊंगा। तो चोर ने सेंध लगाई और बदकिस्मती से वो उसी कमरे में जा पहुंचा जिस कमरे में परदादी सोई हुई थी। परदादी बुजुर्ग थी, जरा सी आहट पर ही उनकी आंखें खुल गई। आंख खुल गई तो चोर से इनका वार्तालाप हुआ, संवाद हुआ। उन्हें पता चल गया कि ये चोर है। इसके बाद भी परदादी ने उससे कहा, ले ये लोटा ले और मुझे पानी लाके दे। चोर ने इन्हें पानी लाके दिया। परदादी ने वह आधा लोटे का पानी स्वयं पिया और आधा पानी चोर को पिला दिया और उससे कहा कि देख बेटा, अब हम एक ही लोटे से झूठा पानी पी करके माँ बेटे हो गए हैं। अब तू चाहे तो चोरी करता रहे और चाहे तो खेती बाड़ी कर सकता है। अब चोर भी बेचारा क्या करता। उसने परदादी की बात मान ली और इन्हीं के घर पर नौकर बन गया और खेती बाड़ी करने लगा। तो इस प्रकार से परदादी ने अपनी निडरता से और व्यवहार कुशलता से एक चोर को भी मनोवैज्ञानिक रूप से बदल दिया। इसके बाद लेखिका 15 अगस्त 1947 का एक प्रसंग बताती हैं कि उस समय लेखिका की आयु 9 वर्ष की थी। तो 15 अगस्त 1947 के दिन जब भारत आज़ाद हुआ और स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था तो सब लोग इंडिया गेट पर जश्न मनाने के लिए चले गए। लेकिन लेखिका को टाइफाइड था और डॉक्टर ने इन्हें बाहर जाने से मना किया था। तो इनके साथ घर पर इनके पिता रुके हुए थे क्योंकि बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी इनके पिता की ही अधिक थी। लेकिन लेखिका को भी जाना था। 9 वर्ष की बालिका, उसे ये भी नहीं पता कि मुझे अकेले ही घर रहना है, क्यों रहना है, डॉक्टर ने क्यों मना किया है। लेकिन इनको वहां नहीं जाने दिया गया और ये घर पर ही रही। पहले ये रोती रही, लेकिन इन्हें पढ़ने का भी शौक था, इसलिए इनके पिता ने इन्हें एक उपन्यास ब्रदर्स कारामजोव पढ़ने के लिए दे दिया और धीरे धीरे लेखिका ने रोना छोड़कर उस उपन्यास को पढ़ना शुरू कर दिया। आइए अब इन बहनों का वर्णन देख लेते हैं कि लेखिका ने क्रमशः अपनी बहनों का वर्णन किस प्रकार से किया है और किन किन बहनों का वर्णन किया है। सबसे बड़ी इनकी बहन मंजुल भगत, उनका घर का नाम था रानी और लेखिका के वो हिंदी की लेखिका रहीं। दूसरे नंबर पर ये स्वयं थी मृदुला गर्ग, इनका घर का नाम था उमा, ये भी हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। तीसरे नंबर पर गौरी, उनका घर का नाम था चित्रा। चौथे नंबर पर रेणु, तो गौरी और रेणु लेखन क्षेत्र में नहीं आई। 5वें नंबर पर अचला, ये भी लेखिका बनी,
लेकिन ये अंग्रेजी में लिखती हैं। और छठे नंबर पर राजीव, जो इनके भाई हैं, वे भी लेखक हैं और वे हिंदी में लिखते हैं। तो सबसे पहले लेखिका ने वर्णन किया है अपनी बड़ी बहन मंजुल भगत का। इनके विषय में लिखते हुए लेखिका कहती हैं कि इनका घर का नाम रानी था, बाहर का नाम मंजुल, और जब इनका विवाह हो गया तो विवाह के बाद इन्होंने अपने पति का सरनेम जोड़ लिया भगत, इसलिए इनका हिंदी लेखिका के रूप में जो अवतरण हुआ वह मंजुल भगत के नाम से हुआ, क्योंकि इन्होंने विवाह के बाद लिखना शुरू किया था। दूसरे नंबर पर लेखिका मृदुला गर्ग स्वयं अपने विषय में बताते हुए लिखती हैं कि मेरा घर का नाम उमा था, और विवाह के बाद लेखिका बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहाँ पर महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त नहीं थे, वे अपने ही पति के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। तो लेखिका ने वहाँ पर उन महिलाओं को जागरूक किया, उनके साथ नाट्य मंचन किया, और उस नाट्य मंचन से इन्हें जो पैसा मिला उसे इन्होंने अकाल राहत कोष में जमा करा दिया। इसके बाद ये कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब इनके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे पढ़ने की उम्र में थे, अर्थात उन्हें किसी स्कूल की आवश्यकता थी, लेकिन वहां पर कोई अच्छा स्कूल नहीं था। तो लेखिका ने वहां के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया, लेकिन उसने मना कर दिया। अब लेखिका हार मानने वाली तो थी नहीं, ये तो संघर्षशील रही हैं, तो इन्होंने कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ, कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ मिल करके वहाँ एक प्राइमरी स्कूल खोला, और वो उस प्राइमरी स्कूल की एक विशेषता थी कि उसमें 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी। और बाद में कर्नाटक सरकार से लेखिका ने उस स्कूल को मान्यता भी दिलवाई और उसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे भी पढ़ने लगे। तीसरे नंबर की इनकी बहन है गौरी, जिसका घर का नाम था चित्रा। लेखिका लिखती हैं कि वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी उसे औरों को पढ़ाने में रहती थी, और इसीलिए परीक्षा में उसके कम अंक आते थे और उसके जो शिष्य होते थे उनके अधिक अंक आते थे। लेकिन इनके घर में क्योंकि निजत्व का वातावरण था, अपनी निजता बनाए रखने का वातावरण था, इसलिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। गौरी दृढ़ निश्चयी और शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम थी। इन्होंने किसी लड़के को देखा और ऐलान कर दिया कि मुझे तो इसी से शादी करनी है। न लड़के को पता कि उसकी शादी के विषय में कोई बात चल रही है, न गौरी के माता पिता को पता, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐलान कर दिया। और जब लड़के से इनकी पहली मुलाकात हुई तो इन्होंने उसे बता दिया कि मैं जो सोच लेती हूँ, जो निर्णय कर लेती हूँ, वह करके रहती हूँ। इसलिए उसी लड़के से इनका विवाह हो गया। चौथे नंबर पर इनकी बहन रेणु है। इनकी बहन रेणु दिखावे से बिल्कुल दूर रहती थी। जब रेणु और अचला पढ़ने के लिए विद्यालय जाते थे तो इन्हें गाड़ी लेने जाती थी। अचला तो गाड़ी में बैठकर आती थी और रेणु पैदल पैदल आती थी और कहती थी, इतना थोड़ा सा रास्ता तय करने के लिए गाड़ी में बैठकर आना सामंतशाही का प्रतीक है, अर्थात अपने आप को धनवान दिखाने जैसा है। ये बहुत तर्कशील थी। इन्होंने पिता से तर्क वितर्क किया कि मुझे बीए की परीक्षा क्यों देनी चाहिए, मैं बीए पास क्यों करूं, लेकिन बाद में इन्होंने पिता का मन रखने के लिए बीए की परीक्षा दी और उसमें पास भी हो गई। ये बहुत सच बोलती थी, इतना सच बोलती थी कि लोग समझते थे कि ये मजाक कर रही हैं। जब इन्हें कोई इत्र देता था तो ये कहती थी कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहाती हूँ। इस प्रकार से इन्होंने अपना जीवन यापन किया। सत्यवादी होने के साथ साथ ये दृढ़ निश्चयी भी थी। लेखिका इनके विषय में लिखती हैं कि 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में 9 इंच बारिश हुई और सड़कों पर, नाले पर नालों में बाढ़ सी आ गई और यातायात ठप हो गया। लेकिन रेणु सुबह उठी और विद्यालय गई। सबने मना किया कि स्कूल बंद होगा, लेकिन इन्होंने नहीं मानी और अपने दृढ़ निश्चय के कारण ये विद्यालय गई। वहां जाकर देखा विद्यालय बंद था, तो ये 2 मील चलकर पैदल पानी में गई और फिर 2 मील चलकर ही वापस आई। और जब लोगों ने इनसे कहा
कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, हमने तो पहले ही कहा था कि विद्यालय बंद होगा। तो इन्होंने कहा तुम्हारे कहने से क्या होता है, मुझे पता करना था कि विद्यालय बंद है या नहीं, मुझे स्कूल जाना था, मैं गई और विद्यालय बंद था तो मैं वापस आ गई। इनकी सबसे छोटी बहन थी अचला। अचला का सहज स्वभाव था, अर्थात शुरू में इन्होंने पिता की हर बात मानी, पिता के कहने से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, फिर पत्रकारिता में आ गई और बहुत अच्छे से इन्होंने पढ़ाई की। पिता की पसंद के लड़के से ही इन्होंने शादी कर ली, लेकिन 30 वर्ष की आयु पार करते करते ये उस लीक पर नहीं चल पाई और ये भी लेखन कार्य में आ गई, ये भी लेखिका बन गई। बस इतना अंतर रहा कि बाकी जो 2 बहनें और 1 भाई हैं वो हिंदी में लिखते रहे और लेखिका की जो ये बहन है अचला, इन्होंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। तो इस प्रकार ये अंग्रेजी की लेखिका हैं। इस प्रकार लेखिका ने इस पाठ में अपने साथ की अनेक महिलाओं का वर्णन किया है। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार ये और देख लेते हैं कि लेखिका ने इस पाठ को क्यों लिखा, इस पाठ का लिखने का उद्देश्य क्या रहा होगा उनका। लेखिका इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, अर्थात किसी के जीवन में हस्तक्षेप किए बिना, किसी दूसरे के विचार व्यवहार को परिवर्तित किए बिना भी हम स्वतंत्रता पूर्वक स्वाभिमान से जी सकते हैं। अर्थात हमें दूसरों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है और अपने तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक हम जी सकते हैं, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप भी नहीं करें और अपने तरीके से अपना जीवन भी जीते रहें। यही इस पाठ का उद्देश्य है। तो बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।